अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है एक नवाब की पुर इसरार तिलस्माती दुनिया की आप बीती एपिसोड नंबर 66। सुल्तान का पैगाम बड़ा लंबा था। जब यह सुना कि उसकी बीवी ने बच्चे का नाम मेरे नाम पर रखा है तो मेरे जज्बात उबल आए। मैं अलग कमरे में जाकर लेट गया और मेरा जहन मुझे दूर पीछे वहाँ ले गया। जब मैं पैदा हुआ था तो मेरी माँ ने मेरा नाम सिकंदर रखा था। मैं अपने तसव्वुर में आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। मुझे याद आया कि मैं जब 5वीं जमात में पढ़ा था तो 5वीं जमात के मास्टर ने मुझे कहा था कि सिकंदर आज़म बनकर दिखाओ तो बात है। उसने ये भी कहा था कि तुम में सिकंदर आज़म बनने के जौहर मौजूद हैं। सिकंदर आज़म सारी दुनिया को फतह करने के लिए निकला था और आखिर हिंदुस्तान का एक तीर पहलू में लिए यूनान को वापस चल पड़ा था, लेकिन तीर जो उसके पहलू में उतर गया था वो निकल नहीं सकता था। उस तीर ने उसे यूनान तक जिंदा नहीं पहुंचने दिया। वो तो किसी हिंदुस्तानी का तीर था जिसने सिकंदर को दुश्मन समझकर उस पर चिल्लाया था। मैं वो सिकंदर हूँ जिसने हिंदुस्तान की मोहब्बत का तीर अपने सीने में उतार लिया था। मुझे कुछ ऐसे नजर आने लगा जैसे यही पुत्र तीर मेरी मौत का बाइस बनेगा। मैंने अपने आप को बचपन की खूबसूरत दलदल से फौरन निकाल लिया। जो लोग पीछे देखने के आदी हो जाते हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते, बढ़ते हैं तो ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं। माजी एक जंजीर है जो लिपट जाए तो 2 गाम चलने भी नहीं देती। कभी माजी सांप की तरह डस लेता है। इंसान मरता तो नहीं, लेकिन उसकी सलाहियतें, अज़म और हौसले उसके जहर से सड़ जाते हैं। बचपन की यादों से निकलकर मैंने आगे देखा। धुंध सी थी। मैं उस धुंध में अपनी राह तलाश कर रहा था कि मैं अचानक उठ खड़ा हुआ, जैसे मेरी अपनी ही किसी कुव्वत ने मुझे घसीट कर उठा लिया हो। इरादा दिल में आया कि मैं अपने शहर जाऊंगा। मैं ख्वाजा साहब के पास जा बैठा और हमीदुल्लाह को भी बुला लिया। मैंने उन्हें यह मशवरा दिया कि मैं अपने शहर चला जाता हूं और हमीदुल्लाह डाके की वारदात का बंदोबस्त करे। गिरफ्तार होने के लिए जाओगे वहां? हमीदुल्लाह ने पूछा। कैसे जाओगे? बहरूप में जाऊंगा, मैंने जवाब दिया। दाढ़ी तो मेरी बढ़ ही आई है, कुछ और भेस बदल लूंगा। हमने पूरी प्लानिंग कर ली। उसी शाम को मैं जब भेस बदल कर निकला तो आजमाने के लिए मैं गांव के 2 आदमियों से मिला। दोनों मुझे ना पहचान सके। जब से मैं डीएसपी को कत्ल करके वहां से निकला था, शेव नहीं की थी। 1.5-2 महीने गुजर गए। मेरी दाढ़ी खासी बढ़ आई। अपने मुंह पर, हाथों, बाजुओं और टांगों पर एक खास किस्म की मिट्टी मल ली थी जो वहां एक जगह से मिल गई थी। कपड़े देहाती पहने और सर पर देहातियों जैसी पगड़ी इस तरह बांधी कि कान भी ढक गए थे। एक्टिंग मुझे आती थी। मैं पसमानदा और गंवार किस्म के देहातियों जैसी बातें कर सकता था। मुख्तसर ये कि किसी के लिए मुझे इस बहरूप में पहचानना आसान नहीं था। मैंने अपने आप को इस किस्म का मामूली आदमी बना लिया था जिसकी तरफ कोई देखता ही नहीं और बात करना भी गवारा नहीं करता। छोटा सा एक रेलवे स्टेशन उस गांव से 15-16 मील दूर था। गांव की एक घोड़ी पर सवार होकर मैं उस स्टेशन तक पहुंचा। गांव का एक आदमी साथ आया था। वो मेरे वाली घोड़ी लेकर वापस चला गया। रेलगाड़ी के लिए मुझे 1.5-2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा। ये ब्रांच लाइन की गाड़ी थी जिसने आधी रात को मुझे मेन लाइन के एक स्टेशन तक पहुंचाया। 2 घंटे वहां इंतज़ार करना पड़ा। फिर दूसरी गाड़ी आई तो उस पर सवार हुआ। उस गाड़ी ने मुझे सूरज गरूब होने के कुछ देर बाद अपने शहर पहुंचा दिया। मैं उसी गाड़ी को पकड़ने की कोशिश में था। मैं जानता था कि ये गाड़ी किस वक्त वहां पहुंचती है। मैं अंधेरे में ही अपने शहर में दाखिल होना चाहता था। वो अंधेरा मुझे मिल गया। मैं थानेदार के घर जाना चाहता था। मुझे मालूम था कि थानेदार कहाँ रहता है।
एक मकान था जिसमें उस थाने का हर थानेदार रहा करता था, लेकिन मैं उसी वक्त वहां नहीं जा सकता था क्योंकि उस वक्त थानेदारों के यहाँ कोई ना कोई आया रहता है। मुझे ये डर भी था कि थानेदार थाने में ही ना हो। संगीन केस की सूरत में थानेदार पूरी पूरी रात थाने में ही गुजार देते थे। मैं कुबड़ों की तरह चल रहा था। मैं घंटा डेढ़ वैसे ही इधर उधर घूमता फिरता रहा। एक नान बाई की दुकान के सामने से गुजरा तो भूख महसूस हुई। वक्त भी गुजारना था। दुकान के बाहर भी 3-4 मेज़ें रखी थी, बेंच भी पड़े थे। मैं एक बेंच पर जा बैठा। किसी ने मेरी तरफ ध्यान ना दिया। एक लड़के ने आकर पूछा तो मैंने उसे कहा कि रोटी खानी है। उसने 2 दालें और 2 सालन गिनवा दिए और पूछा क्या खाओगे। मैंने 1 सालन और 2 रोटियां मंगवा ली। कोई मेरी तरफ मतवज्जा नहीं था। मैं रात भर का जागा हुआ था और दिन भी सफ़र किया था। 3rd क्लास में इतनी गर्द पड़ी थी कि मैंने जो हुलिया बिगाड़ा था वो मेरी मर्जी के मुताबिक और ज़्यादा बिगड़ गया था। शेख जी, एक आदमी ने छोटे से उस होटल के मालिक से खासा दूर बैठा जो सिगरेट पी रहा था बुलंद आवाज़ से पूछा, सिकंदर की कोई नई खबर नहीं आई? सुना था अखबार में कुछ आया था। मैंने वो खबर पढ़ी थी। होटल वाले ने कहा, बस इतनी सी खबर थी कि उसका कहीं सुराग मिला था, लेकिन पुलिस गई तो वो वहाँ से गायब हो गया था। देखो यारो, एक और आदमी बोला, कितने शरीफ बाप का बेटा कातिल और डाकू निकला। बाप कहाँ का शरीफ था जी? एक और ने कहा, जो हम सब से दूर बैठा हुआ था। वो शरीफ होता तो शहनाज के साथ शादी ना करता। वो तो जहाँ की मट्टी थी वहाँ पहुँच गई है। होटल वाले ने काउंटर पर बैठे बैठे कहा, कहीं कोठे पर बैठी होगी, जैसी माँ वैसी बेटी। एक और आवाज़ आई, सिकंदर के खालू का घर ख्वाह मखा बदनाम हो गया। एक आदमी ने खाना खाते हुए कहा, परसों रात भी पुलिस ने उनके घर छापा मारा है, बड़े शर्म की बात है। एक और आदमी ने कहा, सिकंदर की खाला की बेटी जवान लड़की है, मुझे डर है थानेदार उस पर हाथ साफ कर जाएगा। ये लड़की सिकंदर की मंगेतर है। अब कहाँ मंगेतर रहा जी? होटल वाले ने कहा, अब तो वो लड़की किसी और को देंगे, और अगर पुलिस ने उसका खानदान का पीछा ना छोड़ा तो उस लड़की को कोई कबूल नहीं करेगा। लड़की को कबूल करने वाला आ गया है। एक और ने कहा, और वो है ना मुंशी मुरातब अली का बेटा अयूब? हाँ हाँ, मेरे करीब बैठे हुए एक आदमी ने कहा, वो जो सब इंस्पेक्टर हो गया था, 7-8 रोज हुए वो सजा काट कर वापस आ गया है। वो सिकंदर के खालू के घर के चक्कर लगा रहा है। एक ने कहा, मैंने 2 मरतबा रात को उसे वहाँ से निकलते देखा है। मैं जानता हूँ। एक और ने कहा, अयूब सिकंदर की खाला की बेटी के साथ शादी करना चाहता है। मैं खाना खा रहा था। लोगों की बातें और उनका एक एक लफ्ज़ तीरों की तरह मेरे जिस्म और मेरी रूह से पार होता जा रहा था। मैं होटल वाले को जानता था, वो करने वाले 2-3 आदमियों को भी जानता था। लोगों की ये बातें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। बंदूक से निकली हुई गोली लग जाए तो बर्दाश्त की जा सकती है, बातों के ये तीर बर्दाश्त नहीं होते। मेरी जज्बाती और जहनी हालत ऐसी हो गई कि दिल में इरादा उठा कि रिवाल्वर निकाल कर इन सब आदमियों को ख़त्म कर दूं और कहूं कि मैं इस शहर में यह साबित करने आया हूं कि मैं बेगैरत नहीं हूं। लेकिन मैंने अपने आप पर काबू रखा। कोई एक भी नहीं था जो मेरे हक में बात करता। दूसरी बातें तो मैंने बर्दाश्त की, लेकिन अयूब का मेरी खाला के घर आना जाना मुझे अजीब सा लगा। अगर वो अज़रा के साथ शादी के ख्याल से जाता था तो कोई बुरा नहीं, और अगर वो बुरी नीयत से जाता था तो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। ये तो हो नहीं सकता था कि मैं अयूब के घर चला जाता। ये मेरी गैर मामूली जुर्रत थी कि मैं थानेदारों के साथ 2 बातें करने के लिए आ गया था। लेकिन मैं कोई ऐसा जिन भूत भी नहीं था कि बंदे बंदे को धमकियां देता फिरता और पकड़ा ना जाता। मैंने अयूब को एक कड़वा घूंट समझकर हलक से उतार लिया। बड़ा थानेदार जा रहा है, मेरे कानों में आवाज़ पड़ी। आज तो पैदल जा रहा है, ये तो साइकिल या घोड़े पर जाया करता था। मैंने उधर देखा, सड़क करीब से ही गुजरती थी। एक हिंदू थानेदार अकेला ही जा रहा था।
उसका घर 1.5-2 फरलांग आगे था। मैंने अभी थोड़ी सी रोटी खाई थी, बाकी रोटी छोड़ दी। होटल वाले को पैसे दिए और वहां से हटकर सड़क पर हो लिया और थानेदार के पीछे पीछे चल पड़ा। वो बहुत आगे निकल गया था। मैं तेज नहीं चल रहा था क्योंकि मैं कुबड़ा बना हुआ था और कुबड़े आदमी इतनी तेज नहीं चल सकते। मैं इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता चलता थानेदार के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका एक आदमी बाहर निकला जो थानेदार का नौकर होगा या कांस्टेबल, जो नौकर काम करता होगा। मैंने उसे कहा कि मैं थानेदार साहब से मिलने आया हूं। उसने मुझे डांट दिया कि वो अभी थाने से आए हैं और मुझे अगर कोई काम है तो मैं सुबह उन्हें थाने में मिल लूं। भाई मेरे, मैंने देहातियों की सादगी के अंदाज में कहा, मुझे उनके साथ कोई काम नहीं, उन्हें मेरे साथ काम होगा। तुम उन्हें यह कह दो कि वो आया है। वो चला गया और थानेदार आ गया। इतनी देर में वो वर्दी उतार कर अपने कपड़े पहन चुका था। कौन हो तुम? उसने थानेदारों जैसे रूप से पूछा। क्या लेने आए हो? लाला जी महाराज, मैंने पूछा। आपका नौकर आया तो उसने डांट दिया। आप आए हैं तो डांट रहे हैं। अगर मुझे गरीब देहाती समझकर धुतकारना ही है तो अंदर ना बिठाएं, बाहर आकर मेरी बात सुन लें। मैं मुल्ज़म नहीं, मुश्तबा भी नहीं, और मैं कोई सिफारिश लेकर भी नहीं आया, आपके काम से आया हूँ। वो कुछ कहे बगैर मुझे डेवड़ी में ले गया और वहाँ चारपाई पर बिठा दिया। पुरानी सी एक कुर्सी घसीट कर मेरे पास बैठ गया और कहने लगा, कहो क्या बात है? लाला जी, मैंने अपनी मसनूई कुबड़ापन सीधा करते हुए कहा, मैं स्पेशल ब्रांच का सब इंस्पेक्टर सिकंदर हूँ, जिसका फोटो आपके थाने में भी पहुँच चुका है। ये हिंदू थानेदार ऐसा बिदका जैसे उसकी कुर्सी के नीचे से जमीन निकल गई हो। उसने अपने दोनों हाथ कुर्सी के बाजुओं पर मारे। आराम से बैठे रहो लाला जी, मैंने कहा। मेरी दिलेरी की तारीफ करो, मैं आपके पास आ गया हूँ। ये तो आप समझ गए होंगे कि मैं बहरूप में आया हूँ, और शायद आप ये भी समझ गए होंगे कि मैं अकेला नहीं आया हूँ। लेकिन आपको ये मालूम नहीं होगा कि सिकंदर क्या चीज़ है और क्या कर सकता है। तुम आए क्यों हो भाई? उसने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें दोस्ती का थोड़ा थोड़ा रंग मिला हुआ था। मैं वापस चले जाने के लिए आया हूँ, मैंने कहा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस तरह मैं जिंदा सलामत वापस जाऊँगा, उसी तरह मेरे बाद आप भी जिंदा सलामत रहें। लाला जी, मेरे सामने जिंदगी और मौत के दरमियान से गुजरने वाला कोई रास्ता नहीं। मैं अब एक ही बात जानता हूँ, जिंदा या मुर्दा। मैं आपसे कहने आया हूँ कि आपने मेरी खाला के सारे खानदान को परेशान कर रखा है। कुछ मिला आपको? वो तो भाई हुक्म मिला है। मैं जानता हूँ लाला जी, मैंने कहा। मैं भी सब इंस्पेक्टर हूँ। अंग्रेज बादशाह हमें हुक्म देता है कि 2 कदम उस तरफ हो जाओ। हम बादशाह को खुश करने के लिए 10 कदम उधर हो जाते हैं। आपको हुक्म मिला है कि सिकंदर भगोड़ा और मफरूर है, और इस शहर में उसके जो रिश्तेदार रहते हैं उन पर नजर रखो, क्योंकि हो सकता है वो कभी इधर आ निकले। आपने पर्दादार औरतों को भी थाने बुलाना शुरू कर दिया। आप उन्हें थाने बिठाए रखते हैं और रातों को जाकर उनके घर पर छापे मारते हैं। सिकंदर भाई, थानेदार ने कहा, हुक्म ही ऐसा मिला है। हुक्म तो जैसा मिला है वो मैं जानता हूँ, मैंने कहा। लेकिन आप उन्हें हुक्म से बढ़कर इसलिए परेशान कर रहे हैं कि आप हिंदू हैं और आपको एक मुसलमान घराने को परेशान करने का मौका मिल गया है। नहीं सिकंदर भाई, उसने कहा, मेरी मजबूरी। जनाब सब इंस्पेक्टर साहब, मैंने उसकी बात काट कर एक और लहजे में कहा, मैं आपकी मजबूरियां सुनने नहीं आया। मैं आपको ये कहने आया हूँ कि आज के बाद ना आप उस घर पर छापा मारने जाएंगे, ना उस घर के किसी फर्द को थाने बुलाएंगे। सिकंदर भाई, लाला जी, मैंने उसे बोलने की मोहलत ना देते हुए कहा, मैं कहने आया हूँ, सुनने नहीं आया। आप थानेदार हैं। मैं जानता हूँ कि आप ये रिपोर्ट लिखकर ऊपर भेज सकते हैं कि आपने हर जायज़ और नाजायज़ कोशिश कर देखी है और पूरी तफ्तीश भी की है, जिससे यह साबित होता है कि सिकंदर का अपने खाला वगैरह के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना ये लोग उसे पनाह देने पर आमादा हैं। जिस रोज़ मुझे पता चला कि आपने मेरी बात के खिलाफ अमल किया है, उस रोज़ या उसके अगले रोज़ आपके घर का कोई बड़ा ही प्यारा फर्द ज़ाया हो जाएगा। मैंने आपको आज जिंदा रहने का मौका दिया है। आप पूरे 10 मिनट अंधेरे में मेरे रिवाल्वर की शुस्त में रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ
کہ आप ऊपर के हुक्म की पाबंदी कर रहे हैं। सिर्फ इस शहर में ही नहीं, खुद आपके थाने में मेरी आंखें और मेरे कान मौजूद हैं। मैं उठ खड़ा हुआ और उसे कहा, मेरे पीछे आने की कोशिश ना करना, और वो या उसका कोई भी आदमी मेरे ताक़ुब में आया तो वो जिंदा अपने घर नहीं पहुंच सकेगा। मैंने हाथ आगे किया और उसने मेरे साथ हाथ मिलाया और मैं वहां से निकल आया। मैं उसके चेहरे पर खौफजदगी के बड़े साफ आसार देख रहा था। ये नहीं कि मैंने उसे धमकियां दी थी या वो मेरे अल्फाज से डर गया था। वो डर इस अंदाज से था कि जिससे मैंने ये बातें की थी। मैंने गली के नुक्कड़ पर पहुंचकर पीछे देखा। गली खाली थी। थानेदार के घर से कोई भी निकलता हुआ नजर ना आया। मैं गली का मोड़ घूमकर तेज कदम चल पड़ा। उन गलियों से मैं वाकिफ था। मैं बड़ी तेज चलता उस चौड़ी गली में पहुंच गया जिसने मुझे शहर से निकाल देना था। दूर खंबे के साथ एक आदमी खड़ा नजर आया। खंबे का बल्ब रोशन था। मैं फौरन कुबड़ा हो गया। पीछे देखा, मेरे ताक़ब में भी कोई नहीं आ रहा था। मैं मसनूई चाल चलता उस आदमी के करीब पहुंच गया। उसने मेरी तरफ देखा तो मुझे धचका सा लगा। वो अयूब था, वही अयूब जो सब इंस्पेक्टर हो गया था और जिसने मुझे हमीदुल्लाह के हाथों मरवाने की बड़ी गहरी चाल चली और अपने थानेदारी से नाजायज फायदा उठाया था। उसी जुर्म में उसे 2 साल सजाए कैद मिली थी जो वो काट कर वापस आ गया था। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल हो गया कि उसे मिलूं या सीधा निकल जाऊं, लेकिन मुझे नानबाई के होटल नुमा दुकान पर लोगों की बातों से मालूम हुआ था कि ये अजरा की खातर मेरे खाला के घर जाता है। मैं उसके करीब जाकर रुक गया। बदली हुई आवाज़ में मैंने अस्सलामु अलैकुम कहा और उसके साथ हाथ मिलाया। आगे अयूब, मैंने कहा, चलो अच्छा हुआ, अल्लाह की तरफ से आई हुई ये मुश्किल भी कट गई। अब क्या इरादे हैं? अभी कुछ सोचा नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम नहीं पहचानोगे, मैंने कहा। मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। अल्लाह खुश रखे मुंशी मुरातब अली को, मेरे बड़े गहरे दोस्त थे। तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहे हैं। बाप को औलाद के लिए परेशान होना ही पड़ता है, अयूब ने कहा। अब उनकी खिदमत करो, मैंने कहा। मैं उधर जा रहा हूँ, थोड़ी दूर तक मेरे साथ चलोगे? वो मुझे अपने बाप का दोस्त समझकर मेरे साथ चल पड़ा। मैं उसके साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत और अपनायत की बातें करता रहा और हम गली से निकल गए। आगे गैर आबाद जगह आ गई। मैंने शहर के रेलवे स्टेशन से गाड़ी में सवार नहीं होना था। खतरा था। 3-3.5 मील आगे छोटा सा एक स्टेशन था। मैंने वहां से गाड़ी पकड़नी थी। गली से निकलकर मैं रुक गया और सीधा हो गया। अब मैं कुबड़ा नहीं था। अयूब भाई, मैंने अपनी आवाज में कहा, तुमने मुझे पहचाना नहीं था। मैं सिकंदर हूँ, सिकंदर। उसने हड़बड़ाकर कहा, तुम? वही सिकंदर जिसे तुमने हमीदुल्लाह से मरवाने की कोशिश की थी और अपने थानेदारी गंवा बैठे। मैंने कहा, थानेदारी ही नहीं, तुम्हारी शोहरत और इज्जत भी नहीं रही। तुम कहाँ हो? उसने पूछा। क्या वाकई तुमने एक अंग्रेज डीएसपी को कत्ल कर दिया है? तुमने जो सुना वो ठीक सुना है, मैंने कहा। मैं जल्दी में हुआ। अच्छा हुआ कि तुम मिल गए हो। मेरी 2 बातें सुन लो। मैंने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया था और क्यों कर चला हूँ। ये तुमने कमाल कर दिखाया है, अयूब ने कहा। मेरे खालू और खाला और अजरा को बता देना, मैंने कहा। उन्हें कहना कि तुम्हारी इज्जत की खातर मैंने अपने आप को खतरे में डाला था। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। और अयूब, तुम भी सुन लो। अगर तुम अजरा से शादी करने के इरादे से मेरी खाला के घर जाते हो तो शादी कर लो, और अगर उन्हें धोखा देने की कोशिश में हो तो सोच लो, तुम्हारी माँ और बाप तुम्हारी मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। गम न कर यार, अयूब ने कहा, लेकिन अजरा तो तुम्हारी मंगेतर है। मैं अपनी मंगेतर तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ, मैंने कहा, लेकिन उस घर का दामाद बनना, उस घर का चोर ना बनना। अचानक अयूब मेरे साथ लिपट गया। वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। मैंने देखा कि वो सिसक सिसक कर रो रहा है। जब उसने मुझे बाजुओं के शिकंजे से निकाला तो मैं कुछ और कहे बगैर वहां से चल पड़ा। सिकंदर, अंधेरे में उसकी आवाज सुनाई दी, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मेरे सामने 3 मील की पैदल मसाफत थी। मैं बहुत तेजी से चल पड़ा। इंसान क्या सोचता है, क्या हो जाता है। मैं खुश था कि अपनी खाला अजरा और उनके घर की इज्जत को महफूज कर चला हूं। मुझे तवक्का नहीं थी कि इतनी आसानी से ये महम सर कर लूंगा।
یہ خطرہ بھی نظر آ رہا تھا کہ تھانے دار ہندو جو اپنی بے عزتی کا انتقام لے سکتا تھا۔ میں نے اسے دھمکیاں تو بہت دی تھی، لیکن مجھے ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے تھی کہ وہ بالکل دبک جائے گا۔ پھر بھی مجھے اطمینان سا تھا کہ میرا وار خالی نہیں جائے گا۔ پھر ایوب میرے ذہن پر سوار ہو گیا۔ مجھے خیال آیا کہ اس شخص پر مجھے اعتبار کرنا چاہیے یا نہیں۔ اس کے آنسو یاد آئے تو دل نے کہا کہ ایوب اپنے کیے پر نادم ہے، مگر میں نے پولیس کے سوچنے کے انداز کے مطابق یہ شک ذہن سے نکالا نہیں کہ وہ انتقامی طور پر مجھے پکڑوا دے گا۔ میں نے اسے بتایا نہیں تھا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ بہرحال اس شہر سے بہت جلد نکل جانا تھا، بلکہ صبح تک شہر سے دور چلے جانا بہت ضروری تھا۔ میرا تعاقب ہو سکتا تھا۔ میرے نیچے کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا، جھاڑیاں تھی، اونچی گھاس تھی اور درخت تھے۔ کوئی قدم پتھر پر جا پڑتا اور کوئی قدم چھوٹے سے گڑھے میں چلا جاتا۔ کبھی کسی درخت کی ٹوٹی ہوئی شاخ پر پاؤں آ جاتا اور اس طرح جو کچھ میرے قدموں تلے آتا اسے میں روندتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے شاید محسوس کیا تھا، یاد نہیں، کہ میرا پاؤں کسی نرم سی چیز پر پڑا تھا۔ بڑے زور کی شوں کی آواز آئی اور اس کے ساتھ ہی ایسے لگا جیسے کسی نے میرے ٹخنے پر بڑی زور سے خنجر مارا ہو۔ چونکہ اس سے پہلے میں نے شوں جیسی آواز سنی تھی، اس لیے میں فوراً سمجھ گیا کہ سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میرا پاؤں اس سانپ پر آ گیا تھا۔ میں نے گھاس میں اس کے رینگنے کی سرسراہٹ سنی۔ کوئی شک نہ رہا کہ یہ سانپ ہے جو مجھے ڈس کر جا رہا ہے۔ رات کا وقت تھا، چاندنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہوتی بھی تو درختوں کے سائے اور گھاس کی وجہ سے میں سانپ کو نہ دیکھ سکتا۔ میں نے اپنے سارے جسم میں ایک لہر سی یا برقی رو سی بڑی تیزی سے پھرتی محسوس کی، اور اس کے ساتھ ہی میں نے سر میں اتنی گرانی محسوس کی کہ مجھے چکر آ گیا۔ مجھے ٹریننگ میں بتایا گیا تھا کہ جنگل یا صحرا میں راستہ بھول جائیں اور بھٹک جانے کی صورت میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ جنگل اور صحرا کے متعلق ہدایات مختلف تھیں اور برفانی علاقوں کے متعلق بالکل ہی مختلف۔ اس ٹریننگ میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ سانپ یا بچھو ڈس لے یا گرنے سے زخم آ جائے، چوٹ آ جائے، کوئی ہڈی ٹوٹ جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس ایک تھیلا تھا جس میں فرسٹ ایڈ کا سامان تو نہیں تھا، ضرورت کی کچھ چیزیں تھیں، مثلاً کپڑوں کا ایک فالتو جوڑا، ایک چاقو، ایک چھوٹی ٹارچ اور ایسی ہی 2-3 چیزیں اور تھیں۔ میں نے بڑی تیزی سے تھیلے سے 2 چیزیں نکالی، ٹارچ اور چاقو۔ ٹارچ کی روشنی میں دیکھا ٹخنے سے ذرا اوپر سے خون پھوٹ رہا تھا۔ میں نے رومال سے خون صاف کیا، 2-4 جگہوں سے خون نکلا۔ اگر سانپ 2 دانت سے کاٹے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے زہر نہیں چھوڑا۔ میرے ٹخنوں پر 4 دانتوں کے نشان تھے، 2 اوپر اور 2 نیچے والے۔ سانپ جب 4 دانتوں سے کاٹتا ہے تو اوپر والے 2 دانتوں سے زہر چھوڑتا ہے جو انسان کے خون میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں تو زہر کا اثر فوراً محسوس کرنے لگا۔ سانپ کی صرف دہشت ہی انسان کو ادموا کر دیتی ہے۔ میں نے دہشت کو قبول نہ کیا۔ چاقو سے اس جگہ کو جہاں سانپ کے دانت لگے تھے اس طرح کاٹا کہ اس کا نشان بن گیا، اور دونوں ہاتھوں سے زخم کے اوپر سے ٹانگ کو دبایا اور دونوں ہاتھ نیچے کو سرکانے لگا۔ میں زخم سے خون نکال رہا تھا، زہر اوپر نہ جائے۔ ہاتھ زخم تک لے جا کر میں نے رومال کو مروڑا اور زخم سے 2-3 انچ اوپر رومال کس کر ٹانگ کے گرد باندھ دیا۔ رسی مل جاتی تو زیادہ بہتر تھا۔ مجھے امید تھی کہ میں نے زہر کو اوپر نہیں چڑھنے دیا اور اسے دبا کر نیچے لے آیا ہوں اور رومال سے اوپر جانے کو روک دیا ہے۔ زخم سے میں نے بہت سا خون نکال دیا تھا، لیکن میں نے اپنے جسم میں جو تلخی اور کمزوری محسوس کر رہا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ زہر اوپر چلا گیا ہے۔ میں نے اس کی کچھ مقدار زخم کے راستے خارج کر دی ہوگی، لیکن اس امید پر پانی پھر گیا کہ سارا زہر خارج ہو گیا تھا۔ کچھ زہر نکال دینے سے یہ امید رکھ سکتا تھا کہ میں فوراً نہیں مروں گا۔ میری موت یقینی تھی۔ میں اٹھا تو ایسا چکر آیا، میرے پاؤں اکھڑ گئے اور میں ڈول گیا۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا آیا اور گزر گیا۔ دماغ ابھی کام کر رہا تھا۔ مجھے ایک خطرہ یہ بھی نظر آنے لگا کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ ریلوے اسٹیشن تک میرا پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ میرے اندازے کے مطابق 2 میل سے زیادہ فاصلہ ابھی باقی تھا۔
میں موت سے کبھی نہیں ڈرا تھا. میں نے کئی بار کہا تھا کہ میں مر جاؤں تو اچھا ہے. میرے لیے زندگی اور موت میں کوئی فرق نہیں تھا. لیکن موت بازو پھیلائے اپنی طرف آتے دیکھی تو میرے اندر جینے کی خواہش بیدار ہو گئی اور میں موت کا سامنا کرنے سے گھبرانے لگا. کوئی پناہ اور کوئی راہ فرار نظر نہیں آئی تھی اور زہر تیزی سے اپنا کام کر رہا تھا.